देखिए बच्चों, तो कल हमने आपको जो है संगम काल के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। आज उसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। साफ दिख रहा है कि नहीं? तो देखिए संगम काल, तो दक्षिण भारत के इतिहास में ध्यान समझिए बच्चों। दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक ना। जो संगम काल पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत का इतिहास आप जानते हैं। तो देखिए ये है आपका संगम काल। संगम काल एक बार रिवाइज करा देते हैं। संगम काल का जो समय है 100 से 250 ईस्वी है, ठीक। संगम काल की स्टार्टिंग किसने किया था? तो तमिलनाडु के पांड्य राजाओं ने किया। पांड्य राजाओं ने, तमिलनाडु के पांड्य राजाओं ने किया था संगम काल की स्टार्टिंग। अच्छा, ये संगम काल स्टार्ट कब किया गया था? तमिल भाषा के विकास के लिए। तमिल भाषा के विकास के लिए पांड्य राजाओं ने संगम काल की स्टार्टिंग किया था। अच्छा, जो पांडवंश वाले हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? पांडवंश वाले मोतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए? मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। मोतियों के लिए प्रसिद्ध है कौन? पांडवंश के जो लोग हैं ये लोग मोतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आपको बताया था कि संगम काल में 3 संगम काल हुआ था। 3 संगम काल, और उन 3 संगम काल में क्या हुआ था? देखिए 3 संगम काल हुआ था। जैसे फर्स्ट संगम कहाँ हुआ था? दक्षिण मथुरा में हुआ था। ये प्लेस का नाम है, दक्षिण मथुरा में हुआ था। फर्स्ट संगम हुआ था, और फर्स्ट संगम दक्षिण मथुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ऋषि अगस्त्य। इसके क्या थे? अध्यक्ष। और इसमें एक ये होता है, इसमें कितने राजाओं ने भाग लिए थे फर्स्ट संगम में? तो फर्स्ट संगम में 89 राजाओं ने भाग लिया था। मतलब इस संगम में 89 राजाओं ने भाग लिया था। भाग मत जानते हो? हाँ, 89 राजाओं ने इस संगम में पार्टिसिपेट किया। 89 राजा। अच्छा, इसमें एक ये होता है, तमिल भाषा के जनक किसे कहते हैं? तमिल भाषा के जनक। तो ये जो अगस्त ऋषि है ना, अगस्त ऋषि, यही ऋषि अगस्त ऋषि को तमिल भाषा का जनक, तमिल भाषा का जनक कहते हैं। तमिल भाषा का जनक किसे कहते हैं? अगस्त ऋषि। उसके बाद में सेकंड संगम आपका हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था सेकंड संगम। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे सेकंड संगम के? तो सेकंड संगम के अध्यक्ष थे तोरकापियन। कौन थे? तोरकापियन। सेकंड संगम के अध्यक्ष थे तोरकापियन। कपाटपुरम में सेकंड संगम हुआ था। कितने राजाओं ने भाग लिया था? इसमें जो है 59 राजाओं ने क्या किया था? राजाओं ने भाग लिया था। मतलब 59 राजा इसमें आए थे, ठीक, इस संगम में। फिर आता है थर्ड संगम। थर्ड संगम आपका कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कियर थे। नीचे तक देखिए, दिख रहा है उसको, इंटेंसिटी दे दें। देखिए थर्ड संगम के जो अध्यक्ष थे कौन थे? नक्कियर उनका नाम था। इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था? 39 राजाओं ने क्या किया? भाग लिया था, ठीक ना।
तो ये था उस संगम काल के बारे में। अच्छा, संगम काल किसे कहते हैं, किसे संगम किसे कहते हैं? देखिए, जैसे आपके इलाहाबाद में आप देखिए कुंभ मेला लगता है ना प्रयागराज में, तो जैसे कुंभ मेला होता है वैसे संगम काल भी होता है। इसमें हिंदू रीति रिवाजों, धार्मिक कर्म कांडों को, ठीक, इन सबको बखूबी तरीके से इसमें लोग चर्चा करते हैं, इन सबको किया जाता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने धर्म, हमारा धर्म कितना प्रबल है, कितना अच्छा धर्म है, धर्म की खूबियाँ इसमें बताई जाती हैं। कर्मकांड भी खूब किए जाते हैं, ठीक ना। जैसे कर्मकांड जो है, जैसे पंडित लोग देखे आते हैं ना घर पे पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ कर्म मतलब वहाँ पे देखे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सारा प्रोसेस किया जाता है, इसे संगम काल कहते हैं। ठीक, इससे किसी धर्म का ज़्यादा उत्थान नहीं। हमारे स्कूल में जो है पीजी से लेकर 4 तक छुट्टी है, तीज के उपलक्ष्य में, हायर में छुट्टी नहीं। देखिए, हो सकता है सारे कल छुट्टी है, कल गणेश चतुर्थी है। देखिए, ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे जो है, अब यहाँ पे एक हल्का सा बनाते, देखिए जैसे ये तो संगम काल की स्टार्टिंग किसने किया? पांडव राजाओं ने किया, ठीक ना। तो पांडव राजाओं जैसे 2 राजा और भी थे, जैसे ये पांडव वंश है जो आप पढ़ रहे हैं, मतलब तो ये पांडव वंश के लोगों ने ही इसकी स्टार्टिंग किया था। अभी पांडव वंश के बारे में पढ़ेंगे तो संगम काल के बारे में हमने हल्का से आपको जानकारी दी, ठीक ना। अब देखेंगे, अब इसके आगे का प्रोसेस देखिए। अब इसके आगे जो है आपके आएंगे चेरो, इसी में तीनों मत जो है दक्षिण भारत में है। अभी आप दक्षिण भारत के इतिहास प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, अभी खत्म होने वाला है एंशिएंट। हाँ, एंशिएंट इंडिया खत्म होने वाला है। अब देखिए, अब आप पढ़ेंगे चेरो वंश, इसी में अभी आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं चेरो वंश का। देखिए चेरो वंश, फिर उसके बाद अब आप पढ़ेंगे फिर चोल वंश, उसके बाद पांडव वंश तक चोल वंश। देखिए, तो जैसे आप ये ध्यान से देखिए, हम फिगर देखिए, हम केवल साउथ इंडिया का फिगर बनाते हैं, ओनली साउथ इंडिया बना रहे हैं। देखिए देखता है कि नहीं? देखो, वो वाला मार्कर से वो वाला मार्कर ऊपर ले जाता है। देखिए साउथ इंडिया की फिगर, अभी साउथ इंडिया की फिगर ध्यान से देखिएगा। जैसे ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है और ये जो बीच में पार्ट है, यहाँ पे कौन सा वंश रखते हैं पता है? यहाँ चोल वंश रखते हैं। कौन सा वंश? चोल वंश। ठीक, देखिए दिख रहा है उनका सब चोल वंश। यहाँ पे कौन सा वंश के लोग रहते हैं? चेर वंश। कौन सा? चेर वंश। इसी बीच में आपके रहते थे पांडव वंश। कौन से वंश? पांडव वंश। अच्छा, चेर वंश हो गया। अच्छा, चेर वंश का जो चिन्ह था वो क्या था, और चोल वंश का चिन्ह क्या था? चिन्ह, जो चेर वंश का चिन्ह था वो धनुष था। क्या था? पहले लोग धनुष का यूज करते थे, पर्वतों पे रहने वाले लोग ज्यादातर यही धनुष चलाते थे, धनुष। ठीक, चेर वंश का जो चिन्ह था क्या था? धनुष। ये पूरा साउथ इंडिया है। ठीक, चोल वंश का चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह, इसका जो चिन्ह था बाघ। क्या था? पांडव वंश वालों का चिन्ह क्या था? मछली। क्या था? मछली। मतलब हर वंश वाले अपना एक चिन्ह बनाए। जैसे भारत का चिन्ह क्या है? हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, जैसे भारत की शान है। ठीक, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तिरंगे के नाम से ही हमारी पहचान होती है। तिरंगा देखिए, इसका मतलब कहाँ का? इंडियन है। तो वैसे ही इन लोगों का चेर वंश का धनुष था,
इसका चोल वंश का बाघ था, पांच वंश का मछली था, ठीक ना। अब देखिए इसमें से पहले हम चेर वंश पढ़ेंगे, फिर पांड वंश पढ़ेंगे, तब चोल वंश पढ़ेंगे। पहला देखिए चेर। अब देखिए चेर वंश है क्या। देखिए चेर वंश के जो लोग थे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, कराल में बनाया था, है ना, कराल। इन्होंने अपनी राजधानी उस समय क्या बनाया था, कराल। अच्छा ये राज्य एक ये वर्तमान में कहाँ पे रह रहे हैं, केरल में रहते हैं। कहाँ है, केरल। देखिए ये वर्तमान, जैसे वर्तमान प्रेजेंट की दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो ये जो है चेर वंश के लोग किस क्षेत्र में रहते थे, केरल में। कहाँ रहते थे, केरल में, ठीक ना। अच्छा राजधानी कराल में बनाए थे। उसके बाद जो है इनका जो चिन्ह था पता है क्या है, लिखा गया है। देखिए चिन्ह क्या था इनका, धनुष। क्या था, धनुष इनका चिन्ह। अच्छा चेर का अर्थ क्या होता है, देखिए चेर का अर्थ, चेर का अर्थ होता है जो पर्वतीय क्षेत्र। क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र। चेर का अर्थ क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र, मतलब चेर का अर्थ होता है, ठीक। उसके बाद जो है इनमें देखा जाए, शास्त्रों में देखा जाए और ये भी देखा जाए कि इनकी जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। तो एक जो है चेर वंश की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, देखिए एक है ऐतरेय ब्राह्मण। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेर वंश की जानकारी मिलती है, चेर वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए चेर वंश की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किस वंश की जानकारी मिलती है, चेर वंश की जानकारी मिलती है, ठीक ना। उसके बाद देखा जाए चेर वंश का जो सबसे पहला शासक था, प्रथम शासक, चेर वंश का जो सबसे प्रथम शासक था, सबसे पहला शासक, प्रथम शासक, उसका नाम था उदयन जरेल। उदयन जरेल इस चेर वंश का सबसे पहला शासक। चेर वंश का जो सबसे पहला शासक था उसका नाम क्या था, उदयन जरेल। चेर वंश का प्रथम शासक कौन था, उदयन जरेल। इसने क्या किया था पता, उदयन जरेल इसने कर्ण की पूजा प्रारंभ किया था। क्या, कर्ण की पूजा या इसने कर्ण की पूजा, जिसे हम लोग पत्नी पूजा के नाम से जानते हैं। किस पूजा, मतलब पत्नियों की पूजा करना, पत्नियों की पूजा करना, ठीक। इसने पत्नी पूजा या कर्ण की पूजा प्रारंभ किया था। देख रहे हैं, ये पत्नी पूजा कर रहा था, पत्नी पूजा, कर्ण की पूजा प्रारंभ किया। उसके बाद जो सेकंड शासक है, दूसरा शासक है इसका, जो सेकंड शासक था उसका नाम था सेनगुतवन। क्या नाम था, सेनगुतवन। चेर वंश का सेकंड शासक, द्वितीय शासक। तो सेनगुतवन ने क्या किया था, इसका नाम था सेनगुतवन। उदयन जरेल ने कर्ण की पूजा का प्रारंभ किया था, ठीक। सेनगुतवन ने जो दूसरा शासक था सेनगुतवन, ठीक ना, इसने क्या किया था, इसने उस समय जो है गन्ना की खेती, आप जानते हैं, गन्ना की खेती का इसने स्टार्टिंग किया था सेनगुतवन ने। सेनगुतवन ने क्या किया था, गन्ना की खेती का स्टार्टिंग किया था। उसके बाद आपका इसमें जो तीसरा शासक है, तृतीय शासक, जो तृतीय शासक है उसका नाम था जो है आदिगमन, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रथम शासक उदयन जरेल जिसने कर्ण की पूजा का आरंभ किया, द्वितीय शासक था सेनगुतवन, ठीक ना, और तृतीय शासक कौन था, आदिगमन, ठीक ना। ये इसमें शासक थे। इन शासकों ने मतलब बहुत बड़ा कुछ खास ऐसा काम नहीं किया,
ठीक ना। चेर वंश होने के नाते इन शासकों का नाम लिया जा रहा है, ठीक। इन शासकों ने जैसे बहुत मतलब कहने मतलब जैसे बहुत प्रतापी शासक इन्हें आप नहीं कह सकते, ठीक ना, क्योंकि प्रतापी मतलब जो मार काट करे, जो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करे, उसे प्रतापी कहते हैं। अब इन लोगों में देखिए पढ़ने को भी क्या मिल रहा है, इन लोगों में क्या है, बस यही जो है पत्नी पूजा, यही सब पूजा बस स्टार्ट करके खत्म कहानी कर दी है कि नहीं। तो ये लोग मतलब कि बहुत ही बड़ा काम नहीं कर पाए, जिसके नाते इनका जो है बहुत नाम, ठीक ना। बस इतना जानिए कि जो चेर वंश के लोग थे, इनकी राजधानी कराल थी, चिन्ह धनुष था। चेर का अर्थ क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है। चेर वंश की जानकारी किस ग्रंथ में मिलता है, आप कह सकते हैं चेर वंश की जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। प्रथम शासक कौन था, उदयनजरेल था। इसने क्या किया था, कणगी पूजा का आरंभ किया था, ठीक। उसके बाद दूसरा शासक का नाम कौन था, सेनगुतवन था, ठीक ना। दूसरा शासक कौन था, सेनगुतवन था। और जो तीसरा शासक था उसका नाम था आदिगम, ठीक है। तो ये था पूरा चेर वंश, ठीक। चेर वंश की पूरी कहानी थी। और उसके बाद हमने बताया पांडव वंश किस लिए प्रसिद्ध थे, जिसके पीछे मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अच्छा, पांडव वंश की चर्चा किस पुस्तक में किया गया, जैसे पांडव वंश के बारे में आप किस पुस्तक में पढ़ सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा मेगस्थनीज की एक पुस्तक इंडिका। इंडिका पुस्तक में आप पांडव वंश की जानकारी के बारे में कुछ स्रोत है उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये था पूरा चेर वंश। अब चेर के बाद कौन सा वंश आएगा पता है, पांडव वंश आएगा। कौन सा वंश, पांडव वंश। अब चेर के बाद अगला वंश आप पढ़ेंगे पांडव वंश, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे चोल वंश, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तीनों साउथ इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद चालुक्य वंश से ये सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का वीडियो हम आपको नेट पे प्रोवाइड कराते हैं।